गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे पृथ्वी का वायुमंडल एवं उसकी संरचना। ठीक है, संगठन या संरचना, ये हम लोग के चैप्टर का नाम था। और कल हम लोगों ने एक डायग्राम के माध्यम से पांचों लेयर के बारे में समझ लिया था हम लोगों ने कि पांचों लेयर की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो उसकी मुख्य मुख्य विशेषता है उस बात को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ लिए थे। मैपिंग हम लोगों ने किया था। ठीक है, 5 लेयर हम लोगों ने बनाए थे, 5 परत बनाए थे हम लोगों ने वायुमंडल के। और उस वायुमंडल के परत में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं उस चीज़ों को हम लोगों ने जाना था। फिर मैंने ये भी बताया कि बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, चीज़ें अभी इसके अंदर और हैं। ठीक, तो उनको भी हमें देखना था। तो मैंने कल की क्लास में बोला था कि अब इसके बाद जो डेप्थ चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज बच्चों जहां हमने ख़त्म किया था वहां से क्लास को कंटिन्यू करेंगे, परंतु पीछे की चीज़ें एक बार रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाएगा ताकि जो है एक फिर से पूरा रिवीजन हो जाए, चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएं। और जब चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी तो फिर आज की क्लास जो है कनेक्ट हो जाएगा पिछले क्लास से और आपको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बच्चों देखी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने कल हम लोगों ने वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, ठीक, ये हम लोगों ने हेडिंग डाला था कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक, हम लोगों ने देखा था इसमें कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों तरफ टिका हुआ है और अपने भार के कारण ये क्या करता है, हमारी पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक है, अपने भार के कारण ये क्या करेगा, हमारी पृथ्वी पर दबाव डालेगा। ठीक, और हमने ये भी देखा कि ये जो हमारा वायुमंडल है और इस वायुमंडल में जो गैसें हैं वो क्या करती हैं, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके हमारे इस पृथ्वी पे एक औसत तापमान को बनाए रखती हैं। तो मैंने बताया कल की क्लास में कि औसत तापमान हमारी पृथ्वी का कितना है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं हमसे इसका औसत तापमान। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर आपको याद रखना होगा कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, तो जीवन का मुख्य आधार क्या है, यही हमारा तापमान, औसत तापमान। ठीक है, तो मैंने बताया था बच्चों क्लास में कि 12 से 20 डिग्री के बीच अगर तापमान रहता है तो जीवन की संभावनाएं जो है वहां पे बनी रहती हैं। ठीक, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े थे तो इस बात को हम लोगों ने फिर देखा था कि किस तरह से सूर्य अपना प्रकाश इस पृथ्वी पर डालता है। और पृथ्वी पर जब ये प्रकाश डालेगा तो ये क्या होगा, अभी जो ये आ रही हैं तरंगे सूर्य की, ये क्या हैं, लघु तरंगे हैं। ठीक, परंतु जो ये पृथ्वी से टक्कर करेंगे तो टक्कर होने के बाद इनकी तरंगे क्या हो जाती हैं, दीर्घ हो जाती हैं। और जब तरंगे दीर्घ हो जाएंगी तो अब ये आसानी से हमारे वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे। और जब हमारे वायुमंडल से आसानी से निकल नहीं पाएंगे तो होगा क्या, काफ़ी देर तक हमारी ये पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी का जो ये टेम्परेचर है, ठीक ना, जो उसकी उष्मा है काफ़ी देर तक बनी रहेगी और धीरे धीरे ये ठंडा होगा। और जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो मैंने बताया था कि 4:30 बजे के करीब, 5 बजे के करीब पृथ्वी लगभग जो है ठंडी हो जाती है। और अभी ये और ठंडा होता तो इससे पहले क्या होता है, फिर सन आ जाता है सामने। ठीक है, सूर्य फिर से उग जाता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर फिर से पड़ने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी जो है फिर गर्म होने लगती है। तो इस बात को मैंने यहाँ पे समझाया था कि तरंगे जो हैं वो टकरा के क्या हो जाती हैं, दीर्घ हो जाती हैं। इसी दीर्घ तरंगों को हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक ना, पार्थिव विकिरण। तो ये जो पार्थिव विकिरण है इसी के कारण क्या होता है, हमारा पृथ्वी एक औसत तापमान के रूप में 15 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में बना रहता है। ठीक, ये इतनी बात समझा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कल क्या देखा, वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन में नाइट्रोजन गैस जो है, मैंने बताया था कि ये बच्चों याद रखना होगा कि नाइट्रोजन गैस कितने % है हमारी पृथ्वी पर,
तो 78%, ठीक है 78%। और ऑक्सीजन जो है ये कितना है 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है 0.03%। तो ये बच्चों इतनी बात मैंने यहाँ पे बताई थी। अब मैंने ये बताया कि इसके साथ साथ इन 4 गैसों के साथ साथ और भी चीजें हैं, जो जलवाष्प, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये गैस जो है ये भी हमारे पृथ्वी पर है, समझ रहे हो। जिसमें सबसे भारी गैस कौन है, सबसे भारी गैस मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो, अब नाइट्रोजन की विशेषता हमने यहाँ देख लिया था, ठीक। अब सबकी चर्चा करेंगे तो टाइम लगने लगेगा ज़्यादा, ठीक है सबकी चर्चा एक एक पॉइंट की चर्चा नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन की विशेषता और कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता क्या है इस बात को जान लिया था, और ओजोन की विशेषता क्या है इसको भी देख लिया था, और जल वाष्प जो है, ठीक है इसको भी हम लोगों ने जान रखा था, ठीक। और इसमें हम लोगों ने लिखा था यह सभी गैसों में असमान वितरण रखता है तथा सर्वाधिक परिवर्तनशील, ठीक है सर्वाधिक परिवर्तनशील क्या है, ये सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने इस तरह से बच्चों समझी थी, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा, सर्वाधिक मात्रा या सबसे ज्यादा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, ठीक है कौन है, और मान लो मैं यहाँ बच्चों ऑप्शन दिया, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में कौन है, ठीक। ऑप्शन तुम लोग को दिया ए नाइट्रोजन, तो कुछ तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर लोगे, ठीक है नाइट्रोजन। फिर बी ऑप्शन दिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सी दिया जलवाष्प और डी ऑप्शन दिया ऑक्सीजन। ये बच्चों हमने 4 पॉइंट दिया, और अभी क्लास मैंने स्टार्ट नहीं किया है, और इसी समय मैंने ये तुम लोग को होमवर्क दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस, ठीक है सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है सर्वाधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस जो है। अब इसमें कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है, समझ रहे हो, तो ये बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जलवाष्प यानी वेपर, ठीक। तो इन बातों को हम लोग कल क्लास में देखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि कमेंट बॉक्स में सही या गलत कुछ भी आंसर दिया करो, मगर दिया करो, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में दिया करो। इससे हम लोगों को बस ये एक चीज फील होती है कि हाँ बच्चे कमेंट जब करते हैं ना तो ये होता है कि हाँ चलो बच्चे पढ़ रहे हैं। व्यू बढ़ जाना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि कमेंट आना। तो जब कमेंट आते हैं तो टीचर जो है वो और अच्छे से अच्छा देने का कंटेंट प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि फिर हम लोग को ये फील होता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो, बच्चे जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक, और उनको स्मार्ट वर्क सिखाने के लिए हम लोग तो है ही, ठीक। तो आप हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क क्या होगा वो हम बताने के लिए यहाँ पे हैं। तो जब आप कमेंट वगैरह करेंगे तो उससे हम लोग को लगेगा कि हाँ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। अब जब पूरी तरह सन्नाटा जब रहता है ना तो टीचर जो है ना बच्चों उसका हौसला जो है ना वो थोड़ा डाउन होता है, ठीक है डाउन होता है, तो वो उतना मन से जो है चीज़ों का प्रयास नहीं कर पाता है, समझ रहे हो। और आप लोग अगर जानते होगे क्या कि कमेंट से किसी चैनल का, ठीक है किसी चैनल का प्रॉफिट, मतलब ये कि पैसा नहीं आता, कमेंट करने से पैसा नहीं बढ़ता है, समझ रहे हो, पैसा नहीं बढ़ता है। पैसा किससे बढ़ता है? व्यू से बढ़ता है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। तो पैसा कमाने के लिए यहाँ तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तुम लोग का होमवर्क होगा, और जो है आंसर बताओगे, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। गूगल वगैरह जो करना होगा कर लेना, ठीक है, और उसके बाद मुझे इसका आंसर देना, ठीक। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद हम लोगों ने बना लिया था डायग्राम, ठीक है ना, डायग्राम। और डायग्राम जो हम लोग बनाए थे ये ऐसे था, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर,
वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, ठीक, जो 0 से लेके 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक, ये बात देखे थे। फिर हम लोगों ने बच्चों इसमें देखा था ये मैप, ठीक ना, ये मैप देखा था। अब इस मैप में हम लोगों ने क्रम से नाम लिखा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ठीक, इंग्लिश में भी इसका नाम मैंने यहाँ लिखा, ठीक, और ऊंचाई जो है, इस ऊंचाई को भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। अब देखो है क्या, कल मैंने होमवर्क दिया था तुम लोग को कि 0 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई है किसकी, क्षोभ मंडल की, यानी ट्रोपोस्फियर की। तो ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर है। तो मैंने कल ये भी बता दिया था कि इसकी एवरेज ऊंचाई, ठीक ना, ठीक, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक। और फिर हम देखें इसके बाद औसत ऊंचाई के बाद, तो ये हमारी रही पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये रहा, ठीक है, विषुवत रेखा, और यहाँ रहा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो अब 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊंचाई मैंने बताया था कितना है, यहाँ पे मैंने बच्चों बताया था ऊंचाई 8 है, और ध्रुवों पर, पोल पे, तो पोल पे ऊंचाई इसकी कितनी है, ठीक है, 8, यहाँ 18, यहाँ 8, ठीक, ये मैंने बताया था, एवरेज रूप में 13। तो ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या हमसे औसत ऊंचाई पूछी जा रही है, या विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे इसका हाइट पूछा जा रहा है, ठीक, या फिर पोल जो है वहां पे पूछा जा रहा है, ध्रुवों पर। तो ये हमको डेटा ध्यान में रहना चाहिए। तो मेन बात ये थी होमवर्क वाली कि क्यों यहाँ पे 18 है और क्यों यहाँ पे 8 किलोमीटर ऊंचाई है। तो बच्चों एक बात तुम लोग को पता होना चाहिए कि वायु जब गर्म होती है तो गर्म होकर वो क्या होता है, वो ऊपर उठता है, उसमें कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होगा, संवहनी धारा उत्पन्न होगी, और संवहनी धारा जब उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। तो अब ऊपर की तरफ जो है ये जाएगा। तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि ये हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी, और ये मैंने कहा छोटा सा बना दिया, जगह की वजह से मैंने छोटा बनाया है, सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पे देखो लंबवत पड़ता है, ठीक है, जबकि ध्रुवों पर क्या है, ध्रुवों पर बच्चों तिरछी है, ध्रुवों पर तिरछी। तो तिरछी पड़ेंगी जब सूर्य के किरणें, तो होगा क्या, तो होगा ये कि यहाँ पे वायु जो है वो क्या होगी, वो ठंडी होगी, और यहाँ पे वायु जो होगी वो क्या होगी, गर्म होगी। तो गर्म वायु की प्रवृत्ति क्या है, गर्म वायु की प्रवृत्ति है ऊपर उठना, क्यों, संवहनी धाराओं के कारण, कन्वेक्शनल करंट के कारण। और ठंडी वायु की प्रवृत्ति क्या होती है, ठंडी वायु की प्रवृत्ति होती है नीचे बैठना। तो इसी रीजन से यहाँ ठंडा है तो यहाँ का वायु क्या होगा, नीचे बैठेगा, और यहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो यहाँ की वायु क्या होगी, वो बच्चों ऊपर उठेगी। तो इसलिए विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, ठीक। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डायग्राम यहाँ क्लियर है, मौसम संबंधी घटना, ठीक है, पाला, कोहरा, बिजली चमकना, वर्षा होना, बादल बनना, सब ये कहाँ है, ये हमारा क्षोभ मंडल में है। और फिर समताप मंडल में विमान उड़ाने की आदर्श दशा पायलट कहाँ पाते हैं, ठीक है, समताप मंडल में पाते हैं। इसी समताप मंडल में O3 है, यानी ओजोन है, ठीक है, ओजोन। और ये जो है ये मध्य मंडल मेसोस्फीयर, यहाँ पे उल्का पिंड जब क्षुद्र ग्रह पट्टी से, एस्टेरॉयड बेल्ट से जब ये निकलेगा तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ये यहाँ से घिसते घिसते वायुमंडल के घर्षण से घिसते घिसते यहाँ पे आके मध्य मंडल में पूरी तरह जल के खत्म हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उल्का, तो वो क्या होता है, वो आके पृथ्वी पे गिर जाते हैं, ठीक। और यहाँ मैंने क्या बताया, कृत्रिम उपग्रह, और यहाँ बताया मैंने बच्चों यहाँ कि
रेडियो तरंगे। ठीक, अब सबकी क्या भूमिका है, इन सारी बातों को अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों क्षोभ मंडल को। ठीक है, क्षोभ मंडल को। तो यहाँ हम लोग क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, ठीक, यानी कि क्षोभ मंडल या संवहन मंडल, संवहन मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल या संवहन मंडल ये पहले वाले, ठीक है, इस पहले वाले का ट्रोपोस्फियर का क्या है, ये नाम है। ठीक है, नाम है। तो क्षोभ मंडल या संवहन मंडल। ठीक, अब जो है इसमें हम लोग देखें तो बच्चों यहां देखें हम, तो देखो सबसे पहले कौन है, ट्रोपोस्फियर है ना हमारी धरातल से। तो क्वेश्चन बन गया कि पृथ्वी के धरातल का सबसे पहला परत किस नाम से जाना जाता है, क्या आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, क्या मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, या ट्रोपोस्फियर। हमारा आंसर क्या हुआ, ट्रोपोस्फियर। ठीक, तो इसी बात को जानना था। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि पहला पॉइंट, यह क्षोभ मंडल की पहली परत है, पहली परत है। ठीक है, दूसरी बात, यह हमारी पृथ्वी की धरातल से, हमारी पृथ्वी की धरातल से सटी हुई है, सटी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इसकी औसत ऊंचाई, तो सब शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं बच्चों इस 13 किलोमीटर को ध्यान रखना, कहीं कहीं ठीक है 15 वगैरह भी लिखा रह सकता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम सही आंसर है 13। ठीक, तेरह किलोमीटर। ठीक, अच्छा, ध्रुवों पर इसकी मोटाई कितना है, 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर मोटाई 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां लिख देंगे, अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा तो अच्छा लंबा लाइन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा क्या कि क्या रीजन है ऐसा कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर इसकी मोटाई और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर। तो हम क्या बताएंगे, ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पड़ता है और विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। कुछ बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं, तो आंसर लगभग ठीक रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लंबा समय लग जाएगा। समझ रहे हो, आप लोग खुद भी कहते हो कि सर पूरा टाइम मत लिया करिए, शॉर्ट में बता दिया करिए। ठीक है, तो ये बात, तो यहाँ पे ये बात बच्चों ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब इसमें आगे बढ़ें तो देखो काम लायक बात क्या, धरातल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, धरातल से ऊपर जाने पर, धरातल से ऐसे लिखें, धरातल से 165
मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। तो अब अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ठीक है, तो 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? तापमान कम हो जाता है। ठीक, कितने का स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, बताता हूं आगे। ठीक है, अच्छा अब इसी में बच्चों पेज को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसी में आगे देखें तो इसमें अब हम लोग अगला पॉइंट इसमें जोड़े। तो ये जो बात हम लोगों ने लिखा है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, तो अब देखो ये 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये तुम लोग को बच्चों रेशियो कहीं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा। ठीक ना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा। तो अमूमन ऑप्शन में दोनों एक साथ होते नहीं है, कभी नहीं होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, अब देखो ये जो टेम्परेचर का ये जो गिरावट है, तापमान का ये जो गिरावट है, इस तापमान की गिरावट को ज्योग्राफी में ठीक एक अलग नाम से बुलाते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे ठीक है वायुमंडल में पहुंचा जाता है तो तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। ठीक, तो इस घटना को निम्नलिखित में क्या बोलते हैं? तो अब 4 ऑप्शन बना देगा, तो वो क्या होगा सुन लो। तो लिखेंगे हम लोग कि तापमान के इस गिरावट को सामान्य ताप ह्रास दर ठीक है दर कहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक है, तो सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। ठीक है, ये बात बच्चों हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ठीक, और दूसरी बात, जब गर्मी का मौसम रहेगा, अब देखो अब यहाँ क्वेश्चन बनाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा, मैं बच्चों बराबर क्वेश्चन के पैटर्न पर चर्चा करते रहता हूँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाके हम लोग को यही काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो एमसीक्यूज तो होता रहेगा, परंतु हम अभी से क्वेश्चन को चैप्टर वाइज भी सॉल्व करते रहें। मान लो अगर क्वेश्चन पूछा कि गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, गर्मियों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी, ऊंचाई जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ठीक, ये 4 ऑप्शन हैं, क्लियर रखना है। जब तापमान ज्यादा होगा तो होगा क्या, मोटाई उसकी ऊंचाई क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन देगा। और ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब अप्लाइड क्वेश्चन हो जाता है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों देखो आसान होते हैं, बस कितना आप कोरिलेट कर पाते हो चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट होता है।
डेटा रटना सबसे कठिन बात है। अब अपनी अपनी क्षमता की बात होती है, मुझे तो कठिन लगता है डेटा रटना, समझ रहा हूँ। तो ये इतनी बात हम लोगों की बच्चों यहाँ पे कवर हुई। ठीक, अब हम लोग जो बेहद आसान बात थी, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, हर बच्चे लगभग जानते हैं, तो वो क्या है, मौसम संबंधी घटना। मौसम संबंधी घटना किसी मंडल में होती है। ठीक है, जैसे अब जैसे में क्या, जैसे में बिजली चमकना, वर्षा होना, पाला, कोहरा तथा ओस आदि। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हम लोग का खत्म हुआ। और यहाँ एक बात और बता दूं कि चाहे यहाँ लिख ही देते हैं कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल का किनारा ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फियर है तो ट्रोपोपॉज कहलाता है। ट्रोपोपॉज कहलाता है। ठीक है, तो ये बात बच्चों, अच्छा ये हो सकता हो ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझा दें। ठीक, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अब सुनो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो ये वाला जो एरिया है जहां से समताप मंडल शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है क्षोभ मंडल, यही वाला एरिया क्या कहलाएगा, यही वाला एरिया कहलाएगा बच्चों ट्रोपोपॉज। बात क्लियर? ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हेडिंग डालते हैं क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो हम लोग का अगला जो मंडल होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा बच्चों हम लोग का समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ठीक, अब देखो समताप मंडल में हम लोगों ने जाना था, ठीक है, क्या बात जानी थी, तो हम लोगों ने जाना था कि इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर के मध्य है। ठीक, ये जाना था। ठीक, फिर इसमें देखिए ओजोन परत इसी मंडल में, और यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है, इसी मंडल में पाई जाती है, इसी मंडल में पाई जाती है। ठीक, ओजोन यानी O3 15 से 35 किलोमीटर तक। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर तक। ठीक, 35 किलोमीटर तक मतलब इसकी 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, चलो ठीक, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये
मैं क्या कह रहा था, अब यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है। अब बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल होगा, कोरिलेशन वाला होगा, ठीक। क्या क्वेश्चन, अगर मैंने मान लो यहाँ एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन ये बनाया कि ऑप्शन पहले लिख देता हूँ। ऑप्शन ही कभी कभी तुरंत ऑप्शन देखना ही खतरनाक होता है, ठीक है। और भाई जब पेपर सॉल्व करोगे तो ऑप्शन तो दिखेगा ही, तो इसलिए इस रूप में क्वेश्चन देना जरूरी है। यहां लिखा ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, फिर लिखा मध्य मंडल, मध्य मंडल, और फिर यहां लिखा डी, डी डी समताप, और डी लिख दिया चलो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से निम्नलिखित में कौन सा मंडल हमारी रक्षा करता है, ठीक है, रक्षा करता है। और पता नहीं क्यों मुझे बच्चों, पता नहीं क्या मतलब खुद एक इच्छा हो रही है, एक इच्छा ये हो रही है कि ये क्वेश्चन तुम लोगों से मैं पूछूं, देखा तो जाए कि कोरिलेशन तुम लोग का कितना स्ट्रांग है। एक क्वेश्चन मैंने पहले दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यहां चलो मैं फिर देता हूं, ठीक है। कोरिलेशन देखते हैं किसका कितना शानदार है, ठीक है। कोरिलेशन देखेंगे प्लस ये भी पता चलेगा कौन कितना जो है पढ़ाई को लेके एक्टिव है। पर्टिकुलर कुछ बच्चे जो हैं, पर्टिकुलर कुछ बच्चे उनका कमेंट आता रहता है, और बच्चे जो हैं वो गायब रह रहे हैं, कमेंट उनका नहीं आता है। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों बताऊँ, मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे भाई मेहनत कर रहे हैं तो उनके नाम को लेने में कहीं कोई समस्या मुझे नहीं है, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है मुझे। अब जो भी नाम बच्चों आप लोगों ने YouTube पे अपना डाला होगा तो वही नाम यहाँ शो करेगा, ठीक है। एक तो आयुषी प्रजापति हैं, ठीक है, इनका आता है, ठीक, कमेंट, ठीक है। ऋषिकेश का भी कमेंट आता है, ठीक। नेम सिंह जो हैं इनका भी रेगुलर आता है इनका कमेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। नेम सिंह इनका कमेंट जो है रेगुलर आता है। एक बच्चा और है, मैं इनका कमेंट दूसरे उसमें देखता हूँ, वीडियो में, दूसरे वीडियो में देख के बताता हूँ। हाँ प्रिंस, ठीक ना, प्रिंस साहू, ठीक है। तो प्रिंस जो है इनका भी कमेंट बराबर आता रहता है, ठीक है, इनका भी कमेंट बराबर आता रहता है, ठीक। और शिवांगी गौतम, ठीक है, इनका भी आता है, अभी तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड नाम ऐसे हैं बच्चों जिनका कमेंट हमारे चैनल पे आता रहता है। तो ये मुझे पता चलता है कि हाँ ये बच्चे जो है वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो और है क्या कि आप लोग बच्चों और मेहनत करो, ठीक है, और मेहनत करो, आप लोग को इसका लाभ मिलेगा, अतिरिक्त अभी और लाभ आप लोग को दिए जाएंगे, ठीक है, अतिरिक्त लाभ आपको और दिए जाएंगे। वो किस रूप में दिया जाएगा ये आगे आपको पता चलेगा। तो जो रेगुलर वाले बच्चे हैं, जो परमानेंट एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जिनको देख के लगता है कि हाँ ये सिलेक्शन देगा, समझ रहे हो, तो उन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा जो है और किया जाएगा, ठीक है, होगा सबके लिए, मगर कुछ विशेष रियायत होगी, कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान होगी जो बराबर कमेंट करते हैं, समझ रहे हो। तो अब कैसे क्या होगा ये हम लोग बताएंगे, ठीक है। ठीक, तो ये बच्चों तुम लोग का क्वेश्चन है, और अब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दो उद्देश्य से, पहला कोरिलेशन कितना अच्छा है तुम्हारा और कितने एक्टिव हो पढ़ाई को लेके, ये बात भी यहाँ समझ में आ जाएगी, ठीक है, ये बात भी यहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको मिटाता हूँ।
ठीक है, तो ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, अब देखो ओजोन परत, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके यहाँ का तापमान क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ का तापमान बढ़ा देता है, ठीक। ओजोन परत और क्या करेगा, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अच्छा, रक्षा किस मामले में, त्वचा संबंधी रोग जो है, ठीक है, नहीं होने देता है। ठीक है, त्वचा संबंधी रोग नहीं होने देता है, ये बात बच्चों हम लोग को जानना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ इतनी बात हो गई। ठीक, दूसरी बात जो मैंने कहा था, इस मंडल की सबसे आसान बात है। आसान बात क्या, वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा, ठीक ना। तो सबसे आदर्श दशा वायुयान उड़ाने की कहाँ पाई जाती है, तो बच्चों यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, यहीं पे पाया जाता है। ठीक, अच्छा, एक बात बच्चों मैं बताना चाहूँगा, अभी जो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है ना, ये सब इसको बेस बना के, ये सब देखो, इसको बेस बना के जो भी होमवर्क दिए हैं ऑप्शन वाला, ठीक है, इसको बेस बना के उत्तर मत देना, वरना गलत होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये बताऊंगा मैं, कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा या कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दूं बच्चों। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दूं। ठीक है, तो ये एक आसान बात हो गई कि वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशा। ठीक, दूसरी बात कि समताप मंडल तथा मध्य मंडल की सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। ठीक, ये यहां इतनी बात। ठीक है, अब बच्चों लगभग ये पॉइंट हम लोग का यहाँ पे कवर होता है। और एक बात और यहाँ तुम लोग को बता दूं, लिखूंगा नहीं, जैसे हम लोग अभी देखे क्या थे, हम लोग देखे थे कल कि यहाँ तापमान क्षोभ मंडल में, ठीक है, घट रहा है, मगर समताप मंडल में तापमान बढ़ने लगता है। फिर मध्य मंडल में जाएंगे तापमान घटने लगेगा। रीजन क्या है, तो देखो यहाँ पे जो ओजोन परत है, ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके यहाँ के तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इस वजह से जो कि ऊपर जाने पे कम होना चाहिए ना, कम होना चाहिए, परंतु कम नहीं होता है। ठीक है, बढ़ जाता है। तो बढ़ क्यों जाता है, ओजोन परत की वजह से। अब ऊपर जाएं तो क्या अब फिर बढ़ना चाहिए, तो मध्य मंडल में बढ़ेगा नहीं,
मध्यमंडल में अब घटेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ऊपर जाने पे तापमान घटता है, तो यहाँ ओजोन परत है ना, सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, परंतु यहाँ तो ओजोन परत है नहीं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, ऊपर जाने की जो प्रवृत्ति है तापमान घटने का, तो यहाँ पे घटेगा और -85 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो, -85 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, देखते हैं। हाँ हाँ, आ गया पूरा इतना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग का समताप मंडल, फिर मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य मंडल मेसोस्फीयर। ठीक है, मेसोस्फीयर। ठीक, अब इसका हाइट बात करें तो ऊंचाई ये कितना होगा, ये बच्चों हो जाएगा 50 से 80 किलोमीटर। ठीक, 50 से 80 किलोमीटर। दूसरी बात पूरे पूरे वायुमंडल की वायुमंडल की परतों में सबसे ठंडी परत। ठीक है, सबसे ठंडी परत, तो सबसे ठंडी परत जो है कौन होगी, मध्यमंडल, -85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहां इतना इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, उल्का पिंड अब देखो लंबा लाइन नहीं लिखेंगे, इसी मंडल में जल जाते हैं, उल्का पिंड क्या होगा बच्चों, इसी मंडल में जल जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। ठीक, आगे देखें, इसमें आगे देखें, तो मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो मध्यमंडल तथा आयन मंडल की सीमा हाँ मेसोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो मध्यमंडल में बच्चों बहुत ज्यादा कोई पॉइंट नहीं था। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई पॉइंट इसमें नहीं थे, हम लोग को केवल इतना ही पॉइंट देखना था। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आयनोस्फीयर में। ठीक है, आयनोस्फीयर में। ठीक, चल यानी कि आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है, आयन मंडल। अब आयन मंडल को देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहली बात ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर। ठीक है, 80 से 640 किलोमीटर। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता। ठीक है, विद्युत आवेशित कणों की क्या होगी, प्रधानता होगी। ठीक है, और रेडियो तरंगों का परावर्तन
रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, रेडियो तरंगों का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक, अब इसी मंडल में डी ई एफ जी नाम से परत पाई जाती है। तो अब मैटर आया कि सर क्यों जो है DEFG इस नाम से क्यों यहाँ पे परत है। अच्छा, परत का नाम रखना ही था तो सर ABCDE कर देते, ठीक है, क्या जरूरत थी DEFG करने की। ठीक, तो अब DEFG करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ABC, ठीक है, ऑलरेडी हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं, A क्षोभ मंडल, B समताप मंडल, ठीक है, C मध्य मंडल और D आयनोस्फीयर में अब इसका डिवीजन। समझ रहे हो, डिवीजन। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका, अच्छा अब कहोगे कि सर ये डी नाम जो है, ABCD जो है, ठीक, इससे सर इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो इसमें बच्चों बहुत कुछ हम लोग को जानना नहीं है, ठीक, बहुत कुछ जानना नहीं है। हम लोग को बस इतना जानना है कि आयन मंडल 4 परतों के रूप में विभाजित है और ये 4 परतें किस नाम से जानी जाती हैं, DEFG। बस इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा लेना, ठीक है, आपको वहां पे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, दूसरा बात जो इंपॉर्टेंट बात है, इसी मंडल में अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना होती है, ठीक है। तो अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना घटित होती है। अब कहोगे सर ये क्या है, तो अभी के लिए बच्चों, अभी के लिए केवल ऐसे समझ लो, ये पृथ्वी का हमारा जियोइड आकार, ठीक, जियोइड आकार, यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो जब देखो सूर्य से निकलता है सौर ज्वाला, ठीक ना, सूर्य से निकलता है सौर ज्वाला। मैं पढ़ाऊंगा तुम लोग को मोशन ऑफ द अर्थ में इस बात को डिटेल में, ठीक है। सूर्य से निकलती है सौर ज्वाला और ये सौर ज्वाला क्या होता है यहाँ, ठीक ना, यहाँ हमारे इस पृथ्वी के ध्रुवीय भाग पे, ठीक है, एक बेहद जबरदस्त चमक उत्पन्न होती है, ठीक है, बेहद जबरदस्त चमक उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ पे 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त पे रहने वाले जो देश है, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, ठीक है, तो ये लोग जो है ये इस घटना को देख पाते हैं, ठीक ना, ये घटना को देख पाते हैं। हम क्यों नहीं देख पाते, तो हम बच्चों यहाँ पे है ना, हम लोग यहाँ पे हैं और ये देखो कहाँ पे है, तो यहाँ होने के कारण यहाँ क्या घटना घटित हो रही है हम लोग नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हो, हम लोग नहीं देख पाएंगे, रोक लेगा ये हमारा जियोइड आकार जो है पृथ्वी का, ये क्या करेगा, ये इस घटना को देखने ही नहीं देगा, ये रोक लेगा। तो ऊपर अगर ये चमक रहा है, सूर्य की ज्वाला निकली और यहाँ एक चमक उत्पन्न हुआ, ठीक, तो इस चमक को हम बोलेंगे अरोरा बोरियालिस। और अगर दक्षिणी ध्रुव में यही चमक उत्पन्न हुई, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रालिस। समस्या उत्पन्न होती है हम लोगों को किस बात से, कि सर ऊपर वाला बोरियालिस है कि नीचे वाला बोरियालिस है, ठीक है, कौन ऑस्ट्रालिस है कौन नहीं है, हम लोग इसमें अक्सर फंस जाते हैं। नहीं फंसना है हम लोगों को, आसान सी एक बात है कि कोई एक क्लियर हो जाए तो क्लियर हो जाएगा कि बोरियालिस कौन है, ऑस्ट्रालिस कौन है। तो हम लोगों को बच्चों एक बात पता है कि ये हमारा विषुवत रेखा और यहाँ पे है मकर रेखा और इसी मकर रेखा पे है बीच में ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रालिस, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रालिस,
समझ लो। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रालिस अगर बना दे रहे हो तो अब ये क्लियर कि अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना कहाँ होगी, दक्षिणी ध्रुव में होगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रालिस का मतलब ही होता है दक्षिण, समझ रहे हो, ऑस्ट्रालिस का मतलब होता है दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रालिस, ये बात क्लियर रखना। तो यही बात बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, अरोरा ऑस्ट्रालिस तथा अरोरा बोरियालिस की घटना यहीं पे घटती है। ठीक है, चलो, तो ये बात यहाँ तक पे क्लियर हुई बच्चों, क्लियर हुई। ठीक, आगे इसमें और पॉइंट जरा देखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये रेडियो तरंगों को, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजता है, जिसके कारण रेडियो पर हम आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग का आयन मंडल से इतना पॉइंट था। तो अब रेडियो तरंगों का परावर्तन क्या, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन मतलब यहाँ बच्चों सिंपल बात हो गई कि जैसे मान लो ये आयन मंडल, ठीक है, आयन मंडल, और ये हमारा पृथ्वी। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत आवेशित मान लो कण है। ठीक है, विद्युत आवेशित कण है, यहाँ एक रेडियो है। अब इस रेडियो से क्या हो रहा है, अब इस रेडियो से, ठीक है, तरंगे निकली तो ये जाएगा पहले ऊपर, ठीक है, आयन मंडल में, और आयन मंडल से टक्कर लेके ये फिर क्या होगा, ये बच्चों यहाँ आता है वापस। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पीकर वगैरह होते हैं इसमें से क्या होता है, ये आवाज आती है। अगर ये आयन मंडल नहीं होता और इसमें ये विद्युत आवेशित कण नहीं होते तो नतीजा क्या है, ये निकल जाता अंतरिक्ष में ऊपर। ठीक है, टकरा के ये वापस नहीं आ पाता, समझ रहे हो, टकरा के वापस नहीं आ पाता। तो ये बात इतनी बच्चों हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलो, अब अगला हम लोग का जो मंडल होगा वो होगा बहिर्मंडल या वायुमंडल। बहिर्मंडल या वायुमंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, कुछ बच्चों का नाम बच्चों मैं नहीं ले पाया हूं, जैसे कोई बच्चा ऐसा हो जो कमेंट करता है परंतु मैंने अभी कमेंट बॉक्स में उसका नाम नहीं लिया, तो मैंने कल परसों की वीडियो को केवल देख के नाम बताया है। उसके पहले बहुत और लोग जो कमेंट करते रहे हैं, ठीक, संयोगवश कल परसों की वीडियो में वो नहीं कर पाए हैं तो वो ये ना सोचेंगे सर ने मेरा नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस ये कहना जो लोग कमेंट करते हैं अच्छा है। ठीक, बहिर्मंडल या वायुमंडल, अब ये बहिर्मंडल या वायुमंडल, तो इसकी देखो बच्चों, इसमें एक बात जानना, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो है इसकी, ऊंचाई 640 से 10,000 किलोमीटर, परंतु 1,000 किलोमीटर के बाद इसका घनत्व कम होने लगता है। ठीक, 10,000 किलोमीटर के बाद क्या होगा, 10,000 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष की शुरुआत
ठीक है। 10,000 किलोमीटर के बाद क्या होगा, अंतरिक्ष की हो जाती है शुरुआत। ठीक है। और जो मैंने अभी गैसेस जो बताई थी बच्चों, ठीक है, तो मैंने बताया था कि सबसे भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे हल्की गैस जो होगी वो क्या होगा, हाइड्रोजन और फिर हीलियम। ठीक है। तो अगर पूछा जाए आयन मंडल में, ठीक है, सॉरी, वायुमंडल में कौन सी गैस जो है ज़्यादा प्राप्त होगी, तो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक ना, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता होगी। ठीक ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की क्या होगी, प्रधानता होगी। ठीक है। और अंतिम बात लिख लें कि यहीं पर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का जाके कंप्लीट होता है, क्या हम लोग का कंप्लीट होता है वायुमंडल। ठीक है बच्चों, तो इतने सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आप बच्चों तैयार रख लो। ठीक है। और इसके बाहर वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जाने के चांसेस ना के बराबर है। हाँ देखो, 100 में 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। ऑल इंडिया लेवल पे जो सबसे अच्छा टीचर होगा ज्योग्राफी का, ठीक, या ज्योग्राफी की जिस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं या हर बच्चे पढ़ रहे हैं, उस किताब का जो टीचर है वो भी नहीं इस बात की गारंटी ले पाएगा कि हमारी किताब से या हम खुद आके पढ़ा दें तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, परंतु जो 10 सालों का जो ये अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं यहाँ बता रहा हूँ बच्चों। ठीक। और अब बराबर मैं अपडेट रहता हूँ कि क्वेश्चन जो है कैसे और पूछे गए हैं इस बार विभिन्न एग्जामों में, उसको मैं देखते भी रहता हूँ। तो उसके आधार पे मैं बताऊँ इसके बाहर जाने के चांसेस, ठीक है, क्वेश्चन के कम है। ठीक है। चलो, तो इतनी चीज़ें कवर रखो और कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप लोग जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। फिर हम लोग कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ठीक है।